उसको आग लगा के उसको जलाता है तो उसका जो धुआं निकलता है वो सबसे ज्यादा जहरीला धुआं है और जो वायुमंडल में घूमता रहता है। तीसरा, यदि घर में हम लेके जाएं पॉलीथीन के बैग तो हमारी माँ बहन बेटियां या मेड जो भी काम करती हैं वो उसमें जो पुरानी सब्जी कटी हुई कूड़ा कच डाल के उसमें और उसके गांठ मार के बाहर डाल देती है। वो 90% सीवर चौका शहरों में काम ये करता है क्योंकि गलता 4-4.5 सालों में। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि भाई ये पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे हरियाणा में 2014 से बढ़ना और बिकना बैन है सरकारी तौर पर, लेकिन किसी रेहड़ी की दुकान पे चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, किसी दुकान में चले जाओ, सब पॉलीथीन चल रही है। सरकार की तरफ से सख्ताई भी हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आम आदमी ये महसूस नहीं करेगा कि मैंने पॉलीथीन का बैग इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, मैंने उससे कहा कि भाई आप जो एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये जूट का और कागज का बैग बनाएं, कपड़े का बनाएं, तो जितनी भी कॉस्ट आती है उसकी आधी कॉस्ट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पे करेगा। लेकिन राव नरबीर सिंह जी, इसमें ये सवाल भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए, इंडस्ट्रीज आती हैं, उद्योग बढ़ता है तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो इंडस्ट्रीज और पर्यावरण संरक्षण, इन दोनों में आप किस तरीके से आपकी सरकार बैलेंस बनाएगी ताकि प्रदूषण को और बढ़ावा ना मिले, पॉल्यूशन हम जेड कैटेगरी की जो होती है, लाल कैटेगरी इसको बोलते हैं, रेड कैटेगरी की, उसको हम परमिशन बहुत कम देते हैं, खास तौर से एनसीआर में, और सारे नॉर्म्स पूरी करती है जब हरियाणा में रेड कैटेगरी को एंट्री देते हैं। और जहां तक रोजगार का सवाल है, इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है। मेरा ये आकलन है कि एक जमाना था जब देश आजाद हुआ तो देश में खाने की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, जितने लोग थे उतना हम अनाज पैदा नहीं कर पाते थे, हम विदेशों से अनाज मंगवाते थे। बहुत से लोग उस टाइम याद होगा कि नहीं को, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से गेहूं आता था। आहिस्ता आहिस्ता किसानों ने, जमींदारों ने इनकी धरती को चीर कर इतना पैदा किया कि आज हम अपना भरपेट पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने नारा दिया 2047 में विकसित राष्ट्र हो, तो मेरी ये परिकल्पना है कि विकसित राष्ट्र सिर्फ किसानों के जरिए नहीं हो सकता जब तक उद्योग नहीं पनपेंगे। और दुनिया में आप किसी भी मुल्क को देख लो, छोटे से बड़ा कोई भी कंट्री हो, वो तरक्की उसने विकसित राष्ट्र तभी बना जब इंडस्ट्री पनपी है। तो मेरा ये ध्येय है कि भाई इंडस्ट्री पनपे, हमारा हर आदमी को काम मिले, और तब जाके हम कह सकते हैं कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। अभी हमने जापान दौरा किया था, मैं और मुख्यमंत्री जी गए थे, वहाँ से भी निवेश हम लेकर आए हैं। और अभी हमने एक इंडस्ट्रियल समिट करना है अक्टूबर के अंदर। मेरा आकलन है कि 3 लाख से 5 लाख करोड़ तक का निवेश हम हरियाणा में इस 2026 में लेकर आएंगे, ताकि आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिले। और हरियाणा क्योंकि देश की राजधानी के बहुत नजदीक है, 3 तरफ से दिल्ली के 3 तरफ है ये, और औद्योगिक क्रांति आए तब जाके हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे, और उसमें एक हरियाणा की अहम भूमिका। तो जो ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत जो अगर हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2000 फरवरी तक ही बना देंगे, आने वाले अगले महीने में डिक्लेयर कर देंगे। तो सर मेरा सवाल उसमें यह है कि इस पॉलिसी के तहत जो छोटे उद्योग है या मझोले उद्योग है उनको क्या रियायतें दी जा रही हैं और किस तरीके से उद्यमी राहत महसूस कर पाएंगे? जितनी सब्सिडी इंसेंटिव हम हरियाणा में अब दे रहे और नई पॉलिसी में देंगे, मैं आपको कह सकता हूं कि शायद हरियाणा में कोई दूसरा राज्य नहीं होगा, देश में कोई दूसरा राज्य नहीं होगा जितना इंसेंटिव हरियाणा दे रही है। फरवरी के आखिर तक हमारी सारी पॉलिसी डिक्लेयर हो जाएगी और उसी के बाद हम अपना इन्वेस्टर सबमिट करेंगे। और आम आदमी हरियाणा के अंदर आना चाहता है इंडस्ट्री लगाने के लिए। देखो, मशीनरी की सारी दुनिया में जो हिंदुस्तान में लाएगा, चाहे किसी स्टेट में लाए, एक कीमत होती है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2-4% वाइब्रेट होती, एक ही होती। कहीं आप बना लो मकान, कोई बिल्डिंग बनाओ, चाहे आप राजस्थान बनाओ, चाहे तमिलनाडु में, चाहे हरियाणा बनाओ, सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट को फर्क पड़ता है वो जमीन की कॉस्ट पे पड़ता है कि हरियाणा में जमीनें महंगी है। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहता कि मेरे को करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए एकड़ जमीन मिले। अब मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और मुख्यमंत्री जी भी इस बात पे सहमत हुए कि भाई कुछ लोगों को जो आना चाहते हैं तो उनको किराए के ऊपर जमीन, लीज के ऊपर जमीन दो, ताकि उसको एक बार कैपिटल बाहर ना पड़े।
तो ऐसी भी हम पॉलिसी इस महीने में, फरवरी के महीने में डिक्लेयर करेंगे, ताकि आम आदमी भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सके और फैक्ट्री लगा सके। तो ऐसी योजना है। बहुत इंसेंटिव आपको देखने को हरियाणा में अगले महीने में मिलेंगे। अच्छा, निवेश को लेकर आगे आपका क्या टारगेट रहेगा? किस तरीके से आप निवेश को और ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, खासतौर पर गुरुग्राम जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं वहां पर क्या योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं, और नहीं, ज्यादा रोजगार हम भी सृजन हो? कम से कम 6 प्रदेशों में और 6 कंट्रियों में हम जाएंगे, जहां से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ सकें। और हर लोग दिल्ली में आना, दिल्ली के आसपास आना चाहते हैं। बहुत लोग मिलते हुए, टेलीफोनिक भी वार्ता होती है। शायद आज भी मेरी 1-2 दिल्ली में मीटिंग, अब आपके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। तो उम्मीद है कि लोग आ रहे हैं, और जब उनको जमीन हम सस्ती दो, हम 10 IMT, हमारा संकल्प पत्र में घोषणा थी कि हमारी सरकार आएगी अब की बार, तो हम 10 IMT घोषित करेंगे। 6 हमने घोषित कर दी, 4 और बनानी है। ई भूमि पोर्टल पे हमने जमीन मांगी है और बहुत सी जमीनें आ भी गई हैं, तो लोगों को हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे 10 IMT हरियाणा में बनेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हरियाणा पनपेगा। सर, उद्योग बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ता है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण का बैलेंस आप कैसे बनाएंगे? हाँ, मैं कहता हूँ रेड कैटेगरी की हम इंडस्ट्री को परमिशन नहीं देते। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन कम करती है। जहां तक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का है, वो इक्विपमेंट लगाते हैं, उसकी चेकिंग भी करते हैं कि भाई ये कितना पोल्यूशन छोड़ रही है, और उसके चालान भी करते हैं। इतना नहीं है कि भाई हर जगह मतलब आपको पोल्यूशन नजर आएगा, लेकिन NCR में मानता हूं कि वहां पोल्यूशन है, और उसको दूर करने की हमारी दिल्ली सरकार से बातचीत चलती है, दिल्ली गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। निकट भविष्य में इसका कोई न कोई इंजाम। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी पिछले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव हुआ, कि हम यमुना को साफ करेंगे। उसके बारे में हमारी कोशिश चल रही है। जैसे विदेशों में लोग शाम को घूमते हैं नहरों में, वहाँ नदियों में, और तो वहाँ बड़ी बड़ी बोट चलती है। तो ऐसा ही यमुना में हम इंतजाम करेंगे। इन 5 सालों में आपको बहुत बदलाव नजर आएगा। एक खनन माफियाओं को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता है, सरकार की कार्यशैली को लेकर या उनकी इच्छा शक्ति को लेकर। अरावली को लेकर भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए कि जो खनन माफिया हैं वो अरावली को नष्ट कर रहे हैं, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जो रणदीप सुरजेवाला जी जो है ना, वो जनता के बीच में नहीं जाते। जो अरावली हमारी है वो 6-7 जिलों में हरियाणा में, उसमें फरीदाबाद, गुड़गांवा, मेवात, रेवाड़ी, ये 4 जिले 2003 से बैन है। यहाँ कोई खनन नहीं होता, ना अवैध रूप से ना सरकारी रूप से। महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी में सरकारी तौर पर खनन का ऑक्शन किया गया, वहां खनन चलती है। तो ये कहना कि हम खनन माफियाओं को करते हैं, उनका काम अपोजिशन का है कि सरकार को किसी न किसी रूप में आप क्रिटिसाइज करो। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इन क्षेत्रों में खनन नहीं है, वो गलत कहते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये वोट चोरी का मुद्दा भी लगातार उठता है। विपक्ष की हम बात करें, खासकर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया और ये कहा कि जो 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव था, इसमें 25 लाख फर्जी वोटर्स के आरोप लगाए, डुप्लीकेसी के आरोप लगाए, और ये मुद्दा अभी भी उठता रहा है। वोट चोरी कौन करेगा, पहले तो ये बताओ। सरकार करेगी, यही है ना मुद्दा। यदि वोट चोरी हम हरियाणा में करते तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट चोरी करते और देश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती। हम 303 से 240 पे आ गए, तो सबसे बड़ी ताकत तो देश में प्रधानमंत्री होता है। हम अल्पमत में क्यों आते? और जहां तक उनका सवाल है, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव ने बिहार में यात्रा करी, 17 दिन तक पूरे बिहार में घूमे, उनका रिजल्ट आया 6 सीटों का 243 में से। ये अब सत्ता दल कोई नहीं कह रही है, ये हरियाणा या देश की आम जनता को ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जो वोट दिए वो गलत दिए। वोट चोरी हो ही नहीं सकता, ये आप गलत कह रहे हैं। किसी भी आप गांव में चले जाओ, गांव का एक नौजवान बच्चा जो 10-12 साल का है, वो भी बता देता है चुनाव से पहले कि हमारे गांव में फला कैंडिडेट की इतनी वोट है, फला कैंडिडेट की इतनी वोट है। एक भी नहीं चोरी हो सकती।
अब सत्ता पक्ष विपक्ष के पास कोई कहने को तो बात है नहीं, इसलिए वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, जबकि वो जनता का अपमान है। ये सत्ता दल का अपमान नहीं है कि आपके द्वारा बनाई गई सरकार को कह रहे हैं चोरी से बनी है। जहां जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां वोट चोरी नहीं होती, जहां बीजेपी या अन्य दल जीत जाते हैं वहां चोरी होती है। उनका तो ये कहना था ना कि हरियाणा में लहर तो उनकी थी, लेकिन रिजल्ट उलट आए, इसलिए आप लोगों ने डुप्लीकेट एंट्रीज की। ठीक है, वो ब्राजीलियन मॉडल का फोटो आप मेरी सुनिए, कांग्रेस का लोगों को लग रहा था सरकार बनेगी, और शायद जनता के मन में भी थी, मैं आपके माध्यम से सच्चाई कहूंगा। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे कांग्रेस के बयान आए कि यदि 50 वोट आप दोगे तो हम आपके घर में एक रोजगार देंगे। एक एमएलए थे असम से शमशेर गोगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि भाई यदि हमारी सरकार आई तो सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदार का भरूंगा, फिर यारे प्यारे का भरूंगा, फिर आम वोटर का उनका फायदा करूंगा। तो लोगों को लगा, एक मामन खान इंजीनियर जी हैं जो फिरोजपुर जिरका से भारी बहुमत से जीते, उनके बयान भी। और फिर आम लोगों को यह लगा कि जब ये नौकरी जो मनोहर लाल जी ने शुरू की थी कि योग्यता के आधार पर दे, उसका बिल्कुल बंटाधार कर देंगे, ये तो अपने आदमियों को देंगे। तो एकदम 5-7 दिन में आखिरी में ये बदलाव आया, वो देखते ही रह गए, लोगों ने बदलाव कर दी। ठीक है। अच्छा, अहिरवाल की राजनीति में अगर हम देखें तो आपके और राव इंद्रजीत सिंह के बीच मतभेद की खबरें आती रहती हैं, तो क्या ये वैचारिक मतभेद है या वर्चस्व की लड़ाई? नहीं, ऐसा होता है कि कभी कभी किसी किसी चीज पर मतभेद हो जाते हैं, ये परिवार में भी हो जाते हैं, पार्टियों में नहीं। आप देखोगे एक घर में यदि 5-7 आदमी है तो सब एक विचार के नहीं हो सकते। और राजनीति में है तो राजनीति में भी हम कोशिश करते हैं कि भाई मेरा ये आदमी है, इसको कोई फायदा हो, तो उस बारे में मतभेद हो जाते। मैं मना नहीं करता, मतभेद नहीं है। और राजनीति में अपना वर्चस्व हर आदमी रखने की कोशिश करता है, तो वो भी करते हैं, मैं भी करता हूं, थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। लेकिन जब पार्टी कोई फैसला करती है तो दोनों बाध्य हैं उस बात को मानने के लिए। ये इसलिए क्योंकि हाल ही में आपने कहा था कि आपने जो है राव इंद्रजीत सिंह जी को चुनाव जितवाया है, फिर उनका भी जवाब आया, उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ दिनों में कुछ बातों का खुलासा करूंगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, आप गलत करें। मैंने कहा जितवाया नहीं, मैंने कहा मैं मदद ना करता तो शायद वो चुनाव ना जीते, इतनी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने 2014 में नरवीर सिंह को हराया। तो मैंने कहा भाई मेरा तो राजनीतिक जीवन ही 1987 में राव इंद्रजीत को हरा के हुआ था, इतनी बात हुई, वो बात खत्म होगी, पार्टी लेवल में बात होगी, हमने अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा। आप शुरुआत करते हैं तो जवाब देना पड़ता, वरना कोई वो नहीं। और पार्टी में थोड़े बहुत आपस में मतभेद होते हैं, लेकिन जब पार्टी कोई दिशा तय कर देती है तो हम उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है। हरियाणा को वीरों की भूमि कहा जाता है, और अर्धसैनिक बल जो पूर्व अर्धसैनिक बल है, यहाँ पर सैनिकों के परिवारों के लिए कोई नई योजना जो पाइपलाइन में हो? हरियाणा में हमारे यहाँ मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स के लिए अलग अलग जगह थी। एक जगह हमने बोर्ड तो बना दिया, लेकिन सबको एक जगह नहीं दे पाए। पैरामिलिट्री फोर्स की बहुत बड़ी संख्या हरियाणा में है, और देश में आबादी हरियाणा की 2% है। फौज में हम देखें पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्स में तो 10% तकरीबन सैनिक हमारे हरियाणा से आते हैं। तो बहुत सी हमने योजनाएं लागू की हैं, धरातल पर भी आई है, आने वाले समय में आएंगी। और हमने 1 करोड़ रुपए उनकी मरणोपरांत देने की भी घोषणा की है। और जो हमारे अब ये नए वीर सैनिक, ये अग्निवीर योजना है, अग्निवीर से जो रिटायर होकर इस 2026 के आखिर तक आएंगे, क्योंकि 4 साल तक उनकी काम है, 4 साल के बाद आएंगे, तो उनको भी समायोजित करने का काम किया कि सरकार उनको किसी न किसी डिपार्टमेंट में, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस है, और भी जो कोई फोर्स के काम है, उनमें हरियाणा सरकार उनको समाहित करेगी। राव नरवी जी, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है, हरियाणा को आप विकसित भारत के विजन में किस तरीके से देखते हैं, और इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट को लेकर खासतौर पर हरियाणा के परिवेश में अगर मैं पूछूं तो क्या आपका 2 से 3 सालों में आगे का रोड मैप है? मैं कहता रहा हूं, किसी भी देश की तरक्की के लिए और किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्योगों का पनपना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे छोटे छोटे मुल्क कितने तरक्की कर गए। अमेरिका कोई किसानी पे पैदा नहीं है, वो ताकतवर नहीं है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पे हथियार बना के दुनिया को लड़ाता है और देश दुनिया पे हुकूमत करता है। तो हमारे भी यहाँ जब टेक्नोलॉजी आधारित अच्छे इक्विपमेंट आएंगे, अच्छी मशीनरी आएंगी, अच्छे उद्योग आएंगे,
तो जो मोदी जी का सपना है 2047 का विकसित राष्ट्र बने, उसमें उद्योगों का पनपना बहुत जरूरी है और हरियाणा भी उसमें एक अग्रणीय भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में आपको बहुत सी ऐसी योजनाएं दिखेंगी जो और स्टेटों में नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये सोच है। और आपने देखा होगा कि 2025-26 के बजट से पहले हमारा हरियाणा का उद्योग का बजट था 800 करोड़, और नायब सैनी जी ने 2025-26 के बजट में उसको 125% बढ़ाकर 1800 कुछ करोड़ रुपए किया। और इस योजना में जो अब बजट पेश करेंगे वो इस अगले महीने में, उसमें भी उद्योगों को पनपने के लिए बहुत से इंसेंटिव हम दे रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और स्टार्टअप और नए लोगों को कि नए लोग आए, उद्योगों से जुड़े, हर हाथ को काम मिले, ऐसी नायब सैनी जी की योजना है।